स्वागत है। आज हम एसएपी की एक बहुत ही अहम प्रक्रिया खरीद से भुगतान यानी प्रोक्योर टू पे या P2P इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास P2P cycle.pdf नाम के दस्तावेज से कुछ पॉइंट्स हैं। इसमें ना पूरी प्रक्रिया के अलग अलग स्टेप्स और उनके सिस्टम कोड्स मतलब टी कोड्स दिए हुए हैं। तो आज का हमारा मिशन क्या है? हम इस पूरी कहानी को समझना चाहते हैं। मतलब ज़रूरत पता लगने से वो जो परचेज रिक्विजिशन होता है वहां से लेकर आखिर में वेंडर को पेमेंट करने तक, इनवॉइस वेरिफिकेशन तक। और सिस्टम में ये सब होता कैसे है ये भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक चीज जो शुरू में ही मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी, नोट्स में लिखा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे PR वो सिर्फ अंदरूनी है और कुछ जैसे PO वो बाहर वेंडर के पास जाते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो कहानी शुरू होती है परचेज रिक्विजिशन यानी PR से। इसे बनाने का कोड है ME51N, एडिट के लिए ME52N, देखने के लिए ME53N। और बनाने के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए, मटेरियल नंबर, क्वांटिटी और प्लांट। बस सेव करो और हो गया। हाँ बिल्कुल। और इसका आंतरिक होना इसकी खासियत है। मतलब ये सिर्फ एक सिग्नल है अंदर ही अंदर, एक डिपार्टमेंट से परचेज डिपार्टमेंट को कि भाई हमें ये सामान चाहिए। वेंडर को इससे कोई लेना देना नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं है बाहर। इसीलिए इसे इतना सैंपल रखा है, बस जरूरत बताओ। अच्छा, ताकि प्रोसेस जल्दी शुरू हो हाँ, सके। और फालतू की डिटेल्स ना हो। इससे अंदरूनी कंट्रोल भी रहता है। समझ गए। तो ये हुआ पहला कदम, अंदरूनी मांग। अब जब परचेज टीम को पता चल गया तो अगला कदम क्या है? नोट्स में RFQ लिखा है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। कोड है ME41 बनाने के लिए और दस्तावेज प्रकार AN। सही। RFQ का मकसद है कि जो जरूरत PR में बताई गई थी उसके लिए मार्केट में वेंडर से रेट्स पता किए जाएं। नोट्स में जो PR से लिंक करने की बात है ना, रेफरेंस टू PREQ बटन, वो बहुत काम का है। अच्छा, कैसे? उससे पक्का हो जाता है कि हम कोटेशन उसी चीज के लिए मांग रहे हैं जिसकी जरूरत बताई गई थी। कोई कंफ्यूजन नहीं। और ये AN का मतलब है ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, कोई ऑर्डर नहीं। सिस्टम को पता रहता है कि ये अभी सिर्फ पूछताछ चल रही है। ठीक है। तो AN मतलब पूछताछ। अब मान लीजिए वेंडर्स ने अपनी अपनी कीमतें भेज दी, तो नोट्स में एक कोड है ME47 प्राइस मेंटेन करने के लिए। हाँ, वो अगला कदम है। जो भी कोटेशंस आई उनकी कीमतें इस टी कोड ME47 से सिस्टम में डाली जाती हैं। हर वेंडर की कीमत उसी के RFQ के अगेंस्ट। ओके, फिर आता है तुलना का समय, प्राइस कंपैरिजन। कोड है NEME49। नोट्स कहते हैं यहां सिस्टम मदद करता है तुलना करने में। तो ये बस सबसे सस्ता वाला बता देता है? नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। NME49 सिर्फ कीमत नहीं देखता, वो सारी कोटेशंस को एक साथ दिखाता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। हाँ, कीमत जरूरी है, पर साथ में डिलीवरी टाइम, वेंडर की पुरानी परफॉर्मेंस, पेमेंट टर्म्स, ये सब फैक्टर्स भी कंपेयर किए जा सकते हैं अगर सिस्टम में डाले गए हों तो। अच्छा। तो ये एक डेटा ड्रिवन फैसला लेने में मदद करता है। सबसे अच्छा वेंडर कौन है, सिर्फ सबसे सस्ता नहीं। समझ गए। तो ये फैसला लेने में मदद करने वाला टूल है। अब जब वेंडर फाइनल हो गया, तब क्या? तब आता है परचेस ऑर्डर यानी PO। कोड है NME21N बनाने के लिए और इस बार दस्तावेज प्रकार NB है। नोट्स फिर कहते हैं इसे PR से लिंक करो। बिल्कुल। अब PO जो है वो एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट है। ये कंपनी का कमिटमेंट है वेंडर को कि हम आपसे ये सामान खरीद रहे हैं। इसीलिए इसका टाइप NB स्टैंडर्ड PO है, जो RFQ के AN से अलग है। NB मतलब पक्का ऑर्डर। तो PR अंदरूनी, RFQ पूछताछ और PO बाहरी और पक्का। एकदम सही। और PR से लिंक करना यहाँ भी जरूरी है। पूरी चेन जुड़ी रहती है, शुरू कहाँ से हुए थे और ऑर्डर किस चीज का जा रहा है। ऑडिट ट्रेल के लिए भी ये बेस्ट है। ठीक है, प्रक्रिया अब काफी क्लियर हो रही है। PO के बाद नोट्स में 2 और स्टेप्स हैं, माल मिलना मतलब गुड्स रिसीट, कोड MIGO, और फिर इनवॉइस वेरिफिकेशन, कोड MIRO। हाँ, ये साइकिल के आखिरी और बहुत जरूरी हिस्से हैं। मीगो का मतलब है कि जो सामान हमने ऑर्डर किया था वो फिजिकली हमें मिल गया है, हमने वेरीफाई कर लिया और सिस्टम में उसकी एंट्री कर दी। और MIRO? मीरो में हम वेंडर से आए बिल को चेक करते हैं। किसके साथ? हमने PO, हमने क्या ऑर्डर किया था, और मीगो, हमें क्या मिला, के साथ। इसे 3-वे मैच कहते हैं। अगर बिल, PO और डिलीवरी तीनों मैच करते हैं तभी पेमेंट के लिए आगे बढ़ाया जाता है। अच्छा, तो ये है पूरा सफर।
PR, RFQ, 47, 49, PO, MIGO, MIRO, हर कदम का अपना मतलब, अपना कोड, अपना डॉक्यूमेंट टाइप। जैसे PR अंदरूनी, PO बाहरी, RFQ का AN, PO का NB। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है कि कैसे ये पूरा स्ट्रक्चर्ड तरीका, मतलब ये तयशुदा कदम, टी कोड्स, डॉक्यूमेंट टाइप्स, ये सब मिलकर एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में परचेजिंग को कंट्रोल करते हैं, ट्रांसपेरेंसी लाते हैं और एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। जरा सोचिए, अगर ये स्टेप्स फॉलो ना किए जाएं या मान लीजिए गलत डॉक्यूमेंट टाइप यूज हो जाए तो कितनी गड़बड़ हो सकती है। सप्लाई चेन में, बजटिंग में, ऑडिट में कहां-कहां दिक्कतें आ सकती हैं।